हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। ये लेक्चर नंबर 2 है मेरा। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था कि अगर दो वेक्टर हमारे पास हों इस तरह से, ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये वाला वेक्टर अगर बी हो, वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है और ये थीटा एंगल इंक्लाइंड है, तो इसका रिजल्टेंट जो है ये इस तरह से निकाला गया था, ये रिजल्टेंट। और इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड था वो हमारा था √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर 1 में बात किया था। इसका जो है कि सब्सक्रिप्शन लिंक आपको दिया हुआ है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। दूसरा ये निकाला था कि जो ये वेक्टर आखिर जो जा रहा है रिजल्टेंट आर वेक्टर, तो ये आर वेक्टर जो है खाली कह देने से नहीं होगा, ये आखिर एंगल कितना बना रहा है। तो मान लीजिए इसके साथ ये एंगल अल्फा बना रहा है, तो ये हम लोगों ने ये भी देखा था कि tan अल्फा जो था ये b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा था। ये मतलब ये एंगल जो है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए जरूरी है एटलीस्ट उसके पास एक मैग्नीट्यूड हो और एक डायरेक्शन हो। तो ये अल्फा जो है ये डायरेक्शन डिसाइड करता है, जो कि ए एक्सिस के ए वेक्टर के साथ ये अल्फा एंगल बनाता है। अगर बी के साथ निकालना हो तो ये टोटल एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल जो है अगर अल्फा निकल जाएगा तो ये थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। तो कन्वीनियंट है ये कि ए के साथ निकालते हैं ये एंगल हमारा। तो ये दो फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हम इसमें जो बात करेंगे यहाँ पे कि जब दो वेक्टर को यहाँ पे ये ऐड किया हुआ है, अब ऐड करने में अगर ये एंगल मान लीजिए दो वेक्टर है हमारे पास, जब हमने दोनों वेक्टर को ऐड किया और ऐड करने पे एडिशन वेक्टर में ये सपोज करें कि ये वेक्टर हमारा ऐसे है, ये वेक्टर हमारा ए है और ये वेक्टर बी है, इसके बीच अगर एंगल थीटा है ऐसे है, ये जब हम ऐड करें ए और बी वेक्टर के बीच, एडिशन के बीच। अब अगर मुझसे ये पूछे कि ए माइनस बी का कैसे निकालेंगे, अगर रिजल्टेंट निकालना हो ए माइनस बी का, तो माइनस बी का मतलब है कि ये वेक्टर इधर जा रहा है, तो माइनस बी का मतलब है कि हमारे पास जो है बी को जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में। ये माइनस बी वेक्टर हो गया। अब देखेंगे कि इसके और इसके बीच एंगल, अब ये वाला एंगल बनेगा इसका, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ए और बी के बीच का जो एंगल है ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। और अब जो रिजल्टेंट निकल के आएगा ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो यहाँ पे बी ही रहेगा, प्लस माइनस कुछ रहे उससे मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, बी स्क्वायर प्लस 2a का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड और cos 180 माइनस थीटा हो जाएगा ये। तो इस तरह से हम cos 180 माइनस थीटा का जो वैल्यू होगा माइनस cos थीटा हो जाएगा। तो अब रिजल्टेंट जो है अब निकालेंगे तो थीटा के जगह पर 180 माइनस थीटा पुट करेंगे। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। ये भी एग्जाम्पल जो है HC वर्मा का ही एग्जाम्पल है, इनके बुक का ही है। ये बहुत ही अच्छा बुक है। ऐसा बुक जो है फिजिक्स में, बुक तो और भी है, रेस्निक हॉलिडे भी है, आपका बहुत सारे बुक है, NCERT है, लेकिन इसमें काफी अच्छे तरह से हर चीज को लिखा हुआ है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एग्जाम्पल है ये, हमने लिखा है इसको एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें कह रहा है कि टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हैव एन एंगल बिटवीन। मान लीजिए कि दो वेक्टर अगर ऐसे होते, ये इक्वल मैग्नीट्यूड का है, ये 5 यूनिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है और 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ये मान लिया जाए कि बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जो है कि ये 5 है, और ये ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है 5 है। अब इसका कह रहा है कि आप इसका क्या करिए कि रिजल्टेंट निकालिए, इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये हम निकाल सकते हैं, a²
यानी 5 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, 2 वेक्टर 5 का स्क्वायर, प्लस 2 वेक्टर ए 5 इंटू वेक्टर बी 5 इंटू कॉस 60। ये हमारे पास, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 हो गया, 25 ये 50 हो गया, और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 हो गया, और ये 25 और हो गया 75 हो गया, 75 हो गया ये अंडर रूट, और 75 का रूट निकालेंगे तो 5√3 हो जाएगा। ये इतना यूनिट जो है इसका रिजल्टेंट निकल के आएगा। जब इस दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो, अब पार्ट इसमें 1 ये कह रहा था, पार्ट बी ये कह रहा है कि जब दोनों वेक्टर मान लीजिए, अब कहे कि a माइनस बी निकालो, तो a तो इधर है 5 यूनिट, और b हमारा किधर था, इधर था। अब माइनस बी का मतलब होता है कि इस डायरेक्शन में जाना है, ये माइनस बी हो गया। तो अभी ये एंगल था कितना 60, अब इस दोनों के बीच ये एंगल कितना हो जाएगा, इस दोनों वेक्टर के बीच 120 हो जाएगा। ये ध्यान देना है, एडिशन के बीच मांग रहा है या सब्ट्रैक्शन के बीच। मैग्नीट्यूड इसका भी 5 ही दिया हुआ है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, बी मतलब वो भी 5 ही है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 एंड इंटू कॉस 120। तो कॉस 120 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 120 का वैल्यू आप पुट करिए इसमें, और पुट करने पे ये जो है आपको जो निकल के आएगा कॉस जो है, ये वाला जो है कॉस 120 का वैल्यू जो होता है ये -½ होता है। तो -½ जब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो -25 ये हो जाएगा, और ये +25 मिलके ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखिए रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो एक एंगल के चेंज होने से, कहने का मतलब ये है जैसे ही हमारा एंगल चेंज हो जाता है वेक्टर का इफेक्ट टोटली चेंज हो जाता है। तो एंगल का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन केस ऑफ द वेक्टर। तो इस तरह के वेक्टर जिसमें हमारे पास 2 वेक्टर दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि उसका एक रिजल्टेंट वेक्टर निकालें, और ये रिजल्टेंट कितना एंगल बनाता है उसको अल्फा कहा जाता है, ये अल्फा भी निकालना हम सीखे। अब हमारा टारगेट ये है, नेक्स्ट टास्क ये है, काम ये है, जिस टॉपिक को हम अभी इसमें डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का क्या मतलब होता है? देखिए इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जब हमारे पास 2 वेक्टर दिया हुआ था तो उससे हम एक रिजल्टेंट निकाले r और एक एंगल निकाले अल्फा। अब जो हमारा काम है ठीक इसका उल्टा है कि जब हमारे पास जो है रिजल्टेंट दिया हुआ हो और ये एंगल दिया हुआ हो, तो अब जो है कि हम ये दोनों वेक्टर निकाल, ये वेक्टर जो है कि हम इस वेक्टर को हम कैसे जो है 2 एक्सिस पे कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं, यही इसी को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि हमारे पास ये, अभी फॉर द टाइम बिंग हम 2 एक्सिस की बात करेंगे, फिर एक जनरलाइज बात करेंगे 3 एक्सिस के लिए। मान लिया जाए कि ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, और इससे जो है कोई वेक्टर है, ये मान लिया जाए कि इस वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड जो है r है, कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड, सपोज कर लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड जो है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या मान लिया जाए कि ये वेक्टर a है और इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कि ये a है मैग्नीट्यूड, और ये सपोज करते हैं कि x एक्सिस के साथ ये एंगल अल्फा बनाता है। ध्यान देना एक ही चीज है कि जब हम इस रिजोल्यूशन या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की बात करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, तो हमारी जो बात है यहाँ पे, अब क्या करेंगे कि इस वेक्टर का इफेक्ट देखेंगे x एक्सिस में कितना है, इसी को रिजोल्यूशन का, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग द x एक्सिस एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग द y एक्सिस, एंड दीज 2 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और एक एक्सिस और होता है जिसको हम z एक्सिस कहते हैं, वो इस एक्सिस पे भी वो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि इस दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, तो उसको दिखाने के लिए ऐसे दिखाते हैं, दिस इज कॉल्ड z एक्सिस।
तो इस वेक्टर का जो इफेक्ट है एक्स एक्सिस में कितना है, वाई एक्सिस में कितना है एंड जेड एक्सिस में कितना है। एक्स वाई एंड जेड ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मींस कि एक्स और जेड के बीच, इसके बीच भी एंगल 90 डिग्री है, वाई और जेड के बीच भी एंगल 90 डिग्री होगा, एक्स और वाई के बीच भी एंगल 90 डिग्री होगा। यानी हर एक्स और जेड ये एक प्लेन बना, उसी तरह से एक्स वाई एक प्लेन बना, सिमिलरली वाई जेड भी क्या हुआ कि एक प्लेन बना हमारा। तो हर एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन है। अब ये हमारा ए है, अगर मान लिया इसका इफेक्ट हमको देखना पड़े कि एक्स एक्सिस पे कितना है इसका इफेक्ट, यानी कि इसको अगर हम यहाँ से ऐसे एक लाइन खींचे और मान लिया जाए कि ये ए है, सपोज करते हैं कि ये बी है और ये मान लेते हैं कि सी है, तो ये ए बी निकालेंगे, यही एक्स एक्सिस पे इसका इफेक्ट होगा। यानी इन ट्रायंगल ए बी सी वी कैन राइट cos अल्फा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज ए बी बाई ए सी। और हम देखते हैं कि हमारा जो है ए बी हमको निकालना है और ए सी का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, ए सी का मैग्नीट्यूड दे रखा है ए है, ये यही वेक्टर है ए। तो ए सी के जगह पे ए डाल देंगे तो ए बी हमारा यहां से निकल के आ जाएगा ए बी इक्वल टू ए सी कॉस अल्फा, यानी कि ए सी इज गिवन एज ए, सो ए कॉस अल्फा। यानी कि इस वेक्टर का जो कंपोनेंट हुआ, ये कंपोनेंट हुआ वेक्टर ए का अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। ये हमारा हो गया, क्या हो गया, ए कॉस अल्फा। ध्यान देना ये है कि ये अगर ए है, ये एंगल खाली देखना है कि अल्फा बन रहा है तो उसके साथ कॉस लगा दें, ए कॉस अल्फा हो गया। उसी तरह से अगर वाई एक्सिस में ये देखना है, ये मान लिया जाए कि ये एंगल हमारा बन रहा है, सपोज करते हैं कि ये बीटा है, तो इसका कंपोनेंट इस एक्सिस के तरफ, यानी कि ये वाला लेंथ बीसी जो होगा, बीसी निकालना है इनफैक्ट हमें, बीसी। तो ये वाला जब पोर्शन की हम बात करेंगे, बीसी अगर निकालें इसी ट्रायंगल में, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा इक्वल टू बीसी बाई ए सी, और ए सी ए है तो ए आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ए साइन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा बीसी। तो बीसी का वैल्यू देखिए ए साइन अल्फा हो गया। अब इस अल्फा को हम, अगर ये एंगल बीटा है, टोटल एंगल कितना है, दूसरा एक कलर लेते हैं, टोटल एंगल हमारा कितना है, ये बताइए, ये टोटल एंगल हमारा कितना है, 90 है ये, और ये वाला एंगल कितना है, बीटा है, तो ये वाला अल्फा को हम लिख सकते हैं, अल्फा कितना होगा हमारा 90 माइनस बीटा लिख सकते हैं, अल्फा को 90 माइनस बीटा लिख सकते हैं, तो इसको हम ये लिख सकते हैं ए साइन 90 माइनस बीटा इक्वल टू बी सी। और 90 माइनस बीटा को क्या कह सकते हैं, साइन 90 माइनस बीटा को कॉस बीटा लिखेंगे। तो ये मेरा समझाने का ये मतलब था इस लाइन को लिखने का, कि बीसी जो निकाल रहे हैं, तो अगर हम इस एक्सिस पे ये देख लें, ये वाला जो डिस्टेंस है, यही वाला डिस्टेंस बीसी है, तो ये टोटल जो लेंथ यहां से यहां तक जो मिल रहा है, इस सिंपली हम कह सकते हैं कि ये ए है, इस एक्सिस पे निकालना है तो ए कॉस बीटा कह दिया जाए, यानी कि एक्सिस के बीच जिसपे ब्रेक करना है इसका कंपोनेंट, तो इस वेक्टर और इस एक्सिस के बीच एंगल कितना है उसका कॉस लगा देना है, तो ये कॉस लगा दिया गया। तो इसलिए ये ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको साइन अल्फा भी लिख सकते हैं। अब मान लिया जाए कि यही वेक्टर अब अगर जेड एक्सिस के साथ जो है, यही वेक्टर अगर जेड एक्सिस के साथ एंगल जो बनाता है, ये सेम वेक्टर, दूसरा एक कलर लेते हैं, अगर यही सेम वेक्टर जेड एक्सिस के साथ, मान लीजिए कि ये जेड एक्सिस के साथ ये वेक्टर जो एंगल बनाता वो गामा बनाता, तो क्या लिखते, इसका कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस, ये हो गया कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस इक्वल टू, बोलिए ए कॉस गामा हो जाएगा, यही वाला। सिंपली बस देखना है कि ये एक्सिस है कहां और ये वेक्टर इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, उसका कॉस ले लेना है। ये जो हमने लिखा है ए, ये भी देखिए इसका जो है ये किस एक्सिस पे हुआ कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है, ये जो कहलाएगा ये कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस,
कंपोनेंट along y एक्सिस है, कंपोनेंट along y एक्सिस है। तो इस तरह से हमें सिर्फ एंगल देखना है, तो इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं कि वेक्टर a जो है ये हमारा जो निकल के आया तीनों एक्सिस के तरफ, एक निकल के आया a cos अल्फा, दूसरा निकल के आया a cos बीटा, और तीसरा निकल के आया a cos गामा। अब जो है इसको हम, क्योंकि ये वेक्टर है तो वेक्टर को लिखने का तरीका, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और एक्स एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस के तरफ जो वेक्टर जो हम डालते हैं इसको आई कैप कहते हैं क्योंकि वेक्टर बनाना है, और वाई एक्सिस के तरफ जो वेक्टर एक्ट करता है जिसको यूनिट वेक्टर कहते हैं वो जे होता है, और जेड एक्सिस के तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है वो के होता है। अभी इस पर हम बाद में आने वाले वीडियो में बात करेंगे ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम ये बता दें कि ये यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसको ये एक जो है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये पूरा ये होल थिंग इज स्केलर क्वांटिटी। ये जो है ये स्केलर है एंड ये भी क्या है, एक स्केलर है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, और स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देने पर वो वेक्टर बन जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि स्केलर अगर 2 है तो उसमें अपनी मर्जी से हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 ही रहेगा, 2 into 1 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर सोचे तो ये 2 ही रहेगा। ये मान लिया 3 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 ही रहेगा। ये 4 है, 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 ही रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आई जो होता है ये यूनिट वेक्टर है अलोंग द एक्स एक्सिस। दिस आई इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। यूनिट वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के तरफ, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। उसी तरह से ये यूनिट वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस, ये यूनिट वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस, एंड ये यूनिट वेक्टर है अलोंग जेड एक्सिस। यानी कि ये स्केलर में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वेक्टर हो गया, ये जो है स्केलर में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे वाई एक्सिस वाला तो ये वेक्टर बन गया। उसी तरह से ये एक्स एक्सिस के तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी वेक्टर बन गया। इसी तरह से ये हमारा जो वेक्टर है ये 3 पार्ट में ब्रेक हुआ, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में एंड जेड एक्सिस में। ये उसका एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। अभी हम यूनिट वेक्टर पे आने वाले समय में हम बाद में डिस्कस करते हैं अभी कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। तो ये ध्यान देने का है कि कॉस जो है ए कॉस अल्फा, ये एकदम बिल्कुल याद कर जाना है ये चीज कि किसी भी वेक्टर का, मान लिया ये वेक्टर हमारा है, सपोज करें कि ये हमारा वेक्टर है, ये वेक्टर इधर है, मान लेते हैं कि ये 5 न्यूटन का है, और ये वाला जो है मुझे इस 5 न्यूटन का इस एक्सिस पे कंपोनेंट ब्रेक करना है, और ये एंगल मान लिया 30 है, तो इसका कंपोनेंट अगर इधर निकालना है तो 5 cos 30 लिखेंगे सीधे, कुछ नहीं, ये सिर्फ वेक्टर देखना है, उसके बीच जिधर एक्सिस जिस पे ब्रेक कर रहे हैं उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 5 cos 30, इसका कंपोनेंट ब्रेक हो गया। मान लिया ये वेक्टर ऐसे दिया रहता कोई, ये मान लिया 10 न्यूटन है, और मुझे कहा जाता कि ऐसा है कि इस एक्सिस पे ब्रेक करिए, ये 30 न्यूटन का 30 डिग्री का एंगल है, तो सीधे इस एक्सिस पे इसका लिख देंगे 10 cos 30 लिख देंगे। जिस एक्सिस पे भी कहेगा, अब अगर कहेगा कि इस वाई एक्सिस पे बताइए कितना होगा, तो ये 30 डिग्री है तो ये डेफिनेटली 60 डिग्री होगा। तो इस ये जो है 10 न्यूटन का जो फोर्स है जो इस एक्सिस के अलोंग है, तो इस पे जब कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो 10 cos 60 कहें 60 डिग्री एंगल है, या 10 sin 30 का है, दोनों बात एक ही है। तो ये कंपोनेंट हम इसको इस एक्सिस, इस 10 न्यूटन फोर्स का कंपोनेंट इधर निकाल दिया 10 cos 60, और ये जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री है तो 10 cos 60 यहां लिख देंगे और यहां 10 cos 30 लिख देंगे। तो इस तरह से ये कंपोनेंट हम किसी भी वेक्टर का किसी भी एक्सिस पे ब्रेक कर सकते हैं। बस ध्यान देना क्या है कि वो जो हमारा वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है उस एक्सिस से। इसके बाद वाला टॉपिक हम लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे।